Hi folks, so welcome back. So in this video we'll look at the entire PEB sector. ठीक है, तो what is PEB sector, क्या क्या कंपनीज का जो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या आउटलुक ऑफ द ऑल द कंपनीज दैट आर लिस्टेड, व्हाट आर द रिस्क एज वेल। ठीक है, मतलब खाली हमको खाली ग्रोथ पे नहीं जाना है, क्या रिस्क भी हो सकता है वो भी देखना है। एंड फिर इंडिविजुअल कंपनीज को भी एनालाइज करेंगे, फॉलोड बाय P2P एनालिसिस भी करेंगे, कौन सा वैल्यूएशन में बेटर लग रहा है। ठीक है, तो चार कंपनीज दैट आई हैव डिस्कस्ड, नाउ आई विल डिस्कस चार कंपनीज। कौन से कंपनीज है? एक हो गया इंटरआर्क, पेनार इंडस्ट्रीज, MNB इंजीनियरिंग, एंड द फोर्थ वन इज आपका ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो आई विल शेयर माई स्क्रीन एंड लेट्स डीप डाइव एंड डिकोड करते हैं भाई क्या चल रहा है ये सेक्टर में, एंड कंपनीज का इतना अच्छा खासा आउटलुक क्यों है ये स्पेस में। तो स्टार्टिंग ऑफ विद द पीवी सेक्टर, क्या रहेगा वीडियो का फ्लो? इंट्रोडक्शन, सेक्टर का आउटलुक, रिस्क, लिस्टेड कंपनीज का एनालिसिस करेंगे, एंड उसके बाद पीयर टू पीयर एनालिसिस। ठीक है, सो सबसे पहले व्हाट इज पीईवी। तो पीईवी बेसिकली उतना ही समझना है, बेसिक ही समझना है, कॉमन सेंस लगाना है। पीईवी होता है प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग। प्री इंजीनियरिंग मतलब क्या? पहले से बना हुआ है आपका जो भी आपके आइटम, जो भी आपको कंस्ट्रक्शन में जो भी लगेगा, स्टील ले लो, जो भी, मेन तो स्टील ही है रॉ मटेरियल यहाँ पे। एंड ये सब जो कंपनीज है पीईवी कंपनीज, वो B2B बिजनेस है। ठीक है, डायरेक्टली कंज्यूमर को वो सेल नहीं करते, हमको सेल नहीं करते। दे डायरेक्टली टाई अप विद कंपनीज, बड़े कंपनीज, एशियन पेंट हो गया, ग्रासिम हो गया, अडानी हो गया, रिलायंस हो गया। ऑयल एंड गैस बनाना है, कोई पोर्ट बनाना है अडानी को, फिर कोई एक वेयर हाउस बनाना है, किसको बनाना है? बालाजी को, हल्दीराम को, बीकाजी को, किसी को भी बनाना है, उसके साथ टाइप करते हैं। तो ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो एक होता है आपका आरसीसी। आरसीसी होता है आपका नॉर्मल, हमारे घर जो बने वो आरसीसी होता है, री सीमेंट कंक्रीट से जो बनता है। ठीक है, तो वो फैसिलिटी हम देखें तो यहाँ पे लेबर का कॉस्ट थोड़ा हाई हो जाता है वो ट्रेडिशनल में, टाइम भी बढ़ जाता है, बनाने में भी टाइम लगता है। तो ये बेसिकली आप देखो तो स्टील स्ट्रक्चर जो है दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन दियर फैक्ट्री, एंड वहाँ से वो फिर उनके जिसको भी बनाना है, जिसका लैंड पे बनाना है, वहाँ पे भेज देते हैं ट्रांसपोर्ट करके, एंड वहाँ पे फिर वो असेंबल करते हैं। ठीक है, असेंबल मतलब जोड़ देते हैं। ठीक है, किससे जोड़ते हैं? ऑफकोर्स वो जो स्क्रू नट जो भी है, ठीक है, बोल्ट्स जिससे। तो ये जो बिल्डिंग जो है डिज़ाइन एंड फैब्रिकेटेड इन एडवांस इन दर फैसिलिटीज़, एंड वो इससे बेसिकली आपको फास्टर हो जाता है, ये चीपर कॉस्ट है, लेबर उतना ज़्यादा नहीं लगता है। तो विल लुक एट, तो ये बेसिकली राइट हैंड साइड पे जो है दैट इज़ बेसिकली आपका प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग का एक डायग्राम है। ठीक है, तो ये आपका कॉलम हो गया। ठीक है, देन देर इज़ ऑल्सो एक राफ्टर होता है जो ऊपर आपका सपोर्ट सिस्टम देता है आपको रूफिंग के लिए। तो ये हो गया पीईबी क्या होता है। अभी फीचर्स भी क्या है? ठीक है, तो कस्टम आपको बिल्ट इन डिज़ाइन मिलता है, तो हर कंपनी के लिए देयर वुड बी डिफरेंट डिज़ाइन, तो दे हैव अ टीम ऑफ इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स जो भी ये सब डिज़ाइन करते हैं। फिर रॉ मटेरियल कितना खर्चा होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ पे भी आपको टन्स में होता है। ठीक है, स्टील का खर्चा कितना लगेगा, क्या हाइट का बनाना है, क्या विड्थ का बनाना है, कितना लेबर का कॉस्ट लग सकता है। तो ये सब भी मतलब ऑल दिस कंपनीज एनालाइज डीपली, एंड यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर कुछ चेंजेस भी होना है तो इट कैन बी इजीली डन। वेयर एज आपको ट्रेडिशनल में अगर आप जाओ तो अगर आपको कुछ चेंजेस करना है, मतलब जो सीमेंट कॉन्क्रीट से जो हार्ड हो गया, ठीक है, मतलब बराबर बन गया, उसके बाद चेंज करना उसको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और कर सकता है बट वो थोड़ा कॉस्ट इंटेंसिव लगेगा, लेबर इंटेंसिव वर्क है। ठीक है, तो एंड यहाँ पे एप्लीकेशन क्या है, वो तीन सेक्टर है जहाँ पे ये अभी यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले आपके बिल्डिंग्स, नॉर्मल कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हो गए। आपको आपको अभी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओ, ठीक है, वो आपका वो जो टेम्पररी ऑफिस बनाते हैं, फिर केबिन्स हो गए, फिर आपके टेम्पररी कोई कैंप लगा है उस वो भी बन सकता है, स्कूल्स हो गए टेम्पररी। ये सब बिल्डिंग्स वाले सेगमेंट हो गया। एक हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अभी इंडस्ट्रियल, ये दो सेक्टर है जहाँ पे सबसे अच्छा ग्रोथ आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सा? वेयर हाउसिंग हो गया, जहाँ पे आपको कुछ फूड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज जो बनाना है आपको, डेटा सेंटर्स स्पेसिफिकली देखो तो जहाँ पे अभी डिमांड कितना हाई हो गया है, ऑल्सो मेट्रो स्टेशन हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, ये सब में आपको लगेगा प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग, तो जल्दी बन जाता है। जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये जल्दी बनता है एंड कॉस्ट भी कम लगता है। द थर्ड वन इज आपका इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चर सेक्टर। वहाँ पे क्या हो गया? फैक्ट्रीज हो गए, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, कोई ऑटो कंपनी हो गया, ऑटो एंसिलरी कंपनी हो गया, उनको कोई यूनिट बिठाना है। टेक्सटाइल कंपनी हो गया, उनको कोई बिठाना है, कोई फैसिलिटी बिठाना है, कोई प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करना है। तो
ये जो तीन सेक्टर है वहाँ पे अभी मेनली ये उनके तीन एप्लीकेशंस है, एंड सबसे अच्छा ग्रोथ ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेगमेंट में आ रहा है। अभी ये सेक्टर का आउटलुक ओवरऑल ग्लोबली ये सेक्टर जो है इट इज ग्रोइंग एट अराउंड 10-11% का कैगर है, ठीक है। तो पूरे इंडस्ट्री का पूरे सेक्टर का ग्रोथ इज इन डबल डिजिट। तो अगर पूरे सेक्टर का ग्रोथ डबल डिजिट में आ रहा है तो जो अच्छे कंपनीज है दैट आर ऑर्गेनाइज लिस्टेड कंपनीज दे शुड इजीली ग्रो एट 1.5-2 टाइम्स जो अच्छे कंपनीज है, ठीक है। बुरे कंपनीज तो हो गए, अच्छे कंपनीज भी है। अनऑर्गेनाइज मार्केट यहाँ पे श्रिंक हो रहा है, ऑर्गेनाइज वाला इंक्रीज हो रहा है। तो अगर इंडस्ट्री का ग्रोथ अगर 10-11% है तो ऑफकोर्स मतलब दूसरे जो कंपनीज है उसका भी आराम से ग्रोथ इट वुड बी 1.5 टाइम 2 टाइम्स आराम से। एंड वो अभी रिजल्ट भी अभी ऐसे ही रहे, ठीक है, ऑल द कंपनीज के। तो जो 24 बिलियन का जो साइज था 24 में, FY24 करंट कैलेंडर ईयर FY24 में, वो FY28 तक अराउंड 34 बिलियन के आसपास हो जाएगा। फिर ग्रोथ ड्राइवर्स एज आई टोल्ड कि यहाँ पे अभी गवर्नमेंट पॉलिसीज भी बना रहे हैं, क्योंकि इंडिया में ना स्टील का कंजम्पशन इज अराउंड 93 केजी 93 क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अराउंड 93 केजीज पर कैपिटा, ठीक है। एंड वेर एज वर्ल्ड में इट इज़ अराउंड 219, तो इट इज़ अराउंड ऑलमोस्ट हाफ से भी आधा है, ठीक है, आधे से भी कम है। तो ग्लोबली अगर आप देखो वर्ल्ड में कंजम्पशन इतना हाई है, इंडिया में इतना कम है, तो इंडियन गवर्नमेंट इज टेलिंग कि भाई आप थोड़ा इंडियन खुद का मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छा करो, वहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ आएगा। फिर वेयर हाउसिंग में भी इतना क्विक कॉमर्स ई कॉमर्स में इतना ग्रोथ है, तो स्टोरेज के लिए भी उनको जगह चाहिए। फिर रिन्यूएबल सेक्टर आप सोलर कंपनीज देखो, वारी हो गया, प्रीमियर एनर्जीज हो गया, ये सब में भी अभी कितना ग्रोथ आ रहा है, सब लोग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। वो आगे जाके ओवर सप्लाई का प्रॉब्लम तो होएगा ही, बट अभी के लिए तो ग्रोथ आ रहा है। तो ये ऑफकोर्स यहाँ पे रिस्क वही है, वी विल लुक एट दैट कि ओवर सप्लाई ये सब कंपनीज में आपको देखो यहाँ पे उतना कोई आपको कैपिटल लगाना नहीं पड़ता है टू स्टार्ट अ पीईबी कंपनी, ठीक है। तो मॉडरेट कैपिटल ही रिक्वायरमेंट है। एंड अगर आपका कोई बड़ा नाम है, बड़ा ब्रांड है, इफ़ यू आर फ्रॉम अ बिग कॉन्ग्लोमरेट, बिग पेरेंट है आपका, तो आपको ऑर्डर ऑटोमेटिकली मिल ही जाएंगे। तो एक आगे जाके थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि ओवर सप्लाई जो सोलर वाले कंपनीज में हो रहा है, जो वहाँ पे भी थोड़ा अभी आगे जाके इम्पैक्ट हो सकता है। तो जो कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हो गया उनको थोड़ा बेनिफिट है, जितना मैं ट्रैक करता हूँ जो सोलर एनर्जी वाले सेक्टर में से। तो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो मतलब मेनी मेनी थिंग्स आर देयर कि अपना हाउसिंग वाला सेक्टर भी हो गया, अफोर्डेबल हाउसिंग में भी अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है, घर भी बन रहे हैं। ऑफकोर्स वो तो सीमेंट से ही बनते हैं, बट ठीक है, ग्रोथ आ रहा है सब में। पीएलआई स्कीम हो गया, ये जो नेशनल स्टील पॉलिसी है, ठीक है, तो वो 93 केजी से दे आर टारगेटिंग 160 होना चाहिए बाय 2030। तो वो आपका प्रोक्योरमेंट आपको स्टील कंपनी से ही करना पड़ेगा, सेल हो गया, जिंदल हो गया, जेएसडब्ल्यू जो भी है, ठीक है। एंड वो सब पॉलिसीज़ है। अर्बन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बढ़ने चाहिए, तो मेरे मेनी मेनी पॉलिसीज़ है। एंड ये दिस इज़ फ्रॉम द इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ऑफ इंटरआर्क बिल्डिंग सॉल्यूशंस, ये उनका प्रेजेंटेशन से उठा है, ठीक है। अभी एज आई टोल्ड ये सेक्टर में 10-11% के आसपास का ग्रोथ है। एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला स्पेस है स्पेसिफिकली, इट इज़ करेंटली एट अराउंड 36-37% के आसपास का मार्केट शेयर था FY24 में। वो बढ़ के अराउंड 40% हो सकता है, जो विच इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग वाला सेगमेंट। ये इंडस्ट्रियल वाला जो सेगमेंट है दैट इज ग्रोइंग एट 11-12%, 10-11%। तो ग्रोथ इज अराउंड 12% के आसपास का ग्रोथ है। एंड ऑर्गेनाइज मार्केट शेयर अब FY24 में इट वाज अराउंड 40-45%, वो अभी बढ़ के अराउंड 50% हो सकता है बाय FY29। तो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स का मार्केट शेयर बढ़ रहा है। एंड टॉप 6 प्लेयर्स अगर देखो तो वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स अगर देखो अनलिस्टेड स्पेस में, दैट इज कर्बीज करके एक प्लेयर है, कुवैतियन कंपनी है, ठीक है, तो दैट इज अनलिस्टेड। द सेकंड बिगेस्ट प्लेयर इज पेनार एंड द थर्ड इज इंटरआर्क, ठीक है। तो पेनार एक बड़ा कंपनी है, इंटरआर्क हो गया, उसके बाद MNB आ जाता है, फॉलोड बाय एक एवरेस्ट इंडस्ट्रीज करके भी कंपनी है, बट उसका मैं कवर नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ पे मतलब बिल्कुल ग्रोथ ही नहीं है, ठीक है। एंड MNB इंजीनियरिंग हो गया, एंड एक हो गया आपका ईपैक प्रीफैब, ठीक है। तो वो सबसे छोटा कंपनी है। तो ये टॉप 6 प्लेयर्स का ग्रोथ अगर आप देखो, इट इज़ ग्रोइंग एट अ हायर पेस कंपेयर टू द टोटल रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री का ग्रोथ। तो जो मतलब जो बड़े प्लेयर्स हैं दे आर एबल टू ग्रो एट अ बेटर रेट। तो 11-12% उनका भी ग्रोथ आ रहा है, एवरेज ग्रोथ। एंड पूरे कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ओवरऑल कंस्ट्रक्शन में प्री इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन का मार्केट शेयर FY19 में इट वॉज अराउंड 2-4%, ठीक है। वो अभी आगे जाके बढ़ के FY28 में अराउंड 7% हो सकता है।
तो इसका मार्केट का पेनिट्रेशन इतना छोटा है ना, इतना मतलब बहुत ही छोटा मार्केट है, दैट इज रैपिडली एक्सपेंडिंग करंटली। तो एंड ऑल्सो स्टील का कंजम्पशन भी बढ़ेगा, क्योंकि ये रॉ मटेरियल यहाँ पे मेनली तो स्टील ही यूज होता है। तो एक बिगेस्ट रिस्क, ठीक है, सबसे बड़ा रिस्क उनको हो ही सकता है कि रॉ मटेरियल का फ्लक्चुएशन, वो भी देखेंगे आगे। तो क्या बेनिफिट है, एज आई टोल्ड कॉस्ट आपको कम पड़ता है। तो ये जो स्पैन होता है बेसिकली 40% कॉस्ट सेविंग स्पैन, स्पैन इन मीटर्स मतलब अगर 10 मीटर्स का स्पैन है, मतलब क्या देखो ये हमारा ये जो एक, ठीक है, ये जो एक कॉलम है यानी ये दूसरा कॉलम है, ये दोनों का गैप अगर समझ लो 10 मीटर्स है, ठीक है, एवरेज, तो दैट इज कॉल्ड स्पैन। तो दो हॉरिजॉन्टल दो वर्टिकल जो रॉड्स है उसका बीच का जो गैप है दैट इज कॉल्ड स्पैन। तो अगर 10 मीटर्स का गैप है स्पैन में, तो नॉर्मल अगर आप सीमेंट कंक्रीट वाले सेगमेंट से बनाने जाओ तो आपको 140 रुपीज़ लगता है, बट नॉर्म और अगर पीईवी वाले से बनाओ तो 100 रुपीज़ लगता है, तो 40% आपका कॉस्ट सेव हो रहा है। फिर 20 मीटर का स्पैन अगर थोड़ा बड़ा भी हो जाए, ठीक है, थोड़ा बड़ा विड्थ का बनाना है आपको, तो भी यू आर सेविंग अराउंड 50%। फिर 30 मीटर्स का स्पैन पे आपको जाओ तो थोड़ा कम कॉस्ट होता है, तो एक टाइम पे एक लिमिट है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि खाली इसका बेनिफिट्स ही है, तो थोड़ा ड्रॉबैक्स भी है कि बहुत बड़ा कोई फैसिलिटी बेटाना होगा एकदम लार्ज तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो कॉस्ट सेविंग मिनिमम होगा, पर वो कम है, ठीक है, कंपेयर टू आपका कंक्रीट वाले सेगमेंट से। तो ये हो गया उनका कॉस्ट सेविंग का बात। अभी डिफरेंस, एज आई टोल्ड वन ऑफ द मेजर डिफरेंस यही है कि यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन टाइम देखो, ठीक है, 40 to 50% आपके टाइम कम पड़ कम में बन जाता है आपका जो भी फैसिलिटी, जो भी वेयर हाउस, जो भी बनाना है, ठीक है। एंड 25% लेस लेबर कॉस्ट लगेगा, क्योंकि लेबर्स का भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि Q2 में मतलब मानसून सीजन होता है एंड उसके Q1 Q2 के आसपास वो सब गाँव भी चले जाते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा लेबर वो अगर तभी, इसलिए एक पेनार करके जो कंपनी है उसको ये क्वार्टर में प्रॉब्लम हुआ था Q1 में, क्योंकि जो लेबर थे वो चले गए पर वो टाइम पे आए नहीं, ठीक है, उनके एस्टिमेटिंग वो गांव चले जाते, उन्होंने बोला भी था अप्रैल मई में चले जाते, अप्रैल में जाते मई में आ जाते, पर ये टाइम वो आए नहीं क्योंकि वेडिंग सीजन थे वहाँ पे, इसलिए ये जो आप देखो लेबर में भी थोड़ा प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन, इसलिए उनको 100 करोड़ के आसपास का उनको रेवेन्यू में प्रॉब्लम बुक नहीं कर पाया, थोड़ा डिले हो गया, तो वो बोल रहे Q2 ये साल में वो कवर अप करेंगे। तो ये एक थोड़ा रिस्क है, क्योंकि लेबर का भी आपको देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लेबर भी उतना कम पड़ेगा, 25% कम लेबर पड़ेगा। एंड यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी है, यू कैन डू मॉडिफिकेशन एज वेल, अगर आपका एक फैसिलिटी बन गया, अगर आपको लग रहा है ये थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, आगे जाके थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो यू कैन चेंज दैट एज वेल इन प्री इंजीनियरिंग वाले सेगमेंट से, बट ट्रेडिशनली वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। तो ये हो गया मेनली उनका तीन चार जो की डिफरेंसेस। अभी रिस्क आ जाए तो स्टील प्राइस का वॉलेटिलिटी इज द रिस्क। तो मतलब अगर ये स्टील के प्राइसेस बहुत ही मतलब शार्प प्राइस थोड़ा बढ़ जाते हैं, तो दे कैन उनका इन्वेंट्री में अगर अगर पड़ा होएगा तो उनको थोड़ा इन्वेंट्री लॉसेस भी ले सकते हैं। तो मेजरली तो उतना नहीं है, क्योंकि कंपनीज लाइक ईपैक ने बोला है कि 80-85% तो उनका जो स्टील का जो प्राइस जो होता है वो फिक्स ही रहता है, ठीक है, तो विद द वो फिक्सिंग प्राइस फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, तो जब ऑर्डर देता है वो प्राइस पे फिक्स हो जाता है, अगर क्योंकि यहाँ पे है ना आपका ऑर्डर बुक पे डिपेंडेंट होता है। तो 80 समझ लो आपका जो ऑर्डर बुक का जो एग्जीक्यूशन है इट इज़ अराउंड 8 to 10 10 महीने के 8 to 10 मंथ्स के आसपास का आपका ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन होता है, तो इट इज़ वेरी शॉर्ट टर्म। यहाँ पे दूसरे आप कंपनीज में 2-3 साल का ऑर्डर बुक लेके बैठते हैं, बट यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट टर्म आपका ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन टाइम भी होता है। दूसरा बिगेस्ट रिस्क आई थिंक आपका ये ऑर्डर बेस्ड जो है, क्योंकि अगर आपका ऑर्डर अगर अभी दिया है, ठीक है, कंपनी ने अगर कुछ उनको अगर वो कंपनी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया जिसने ऑर्डर दिया, तो ऑफ कोर्स तो मतलब ये ऑर्डर तो कैंसिल भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑर्डर दिया तो फिक्स ही रहेगा। तो एंड दूसरा आपका कि आपका यहाँ पे एक बिगेस्ट मुझे लग रहा है रिस्क कि आपका ओवर सप्लाई का, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे इंडस्ट्री तो ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है, तो हमको एवरी क्वार्टर देखना पड़ेगा जब तक ये इंडस्ट्री में ग्रोथ है, जब तक प्राइवेट केपेक्स चालू है, गवर्नमेंट का केपेक्स चालू है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉक्सीज, ठीक है, इज द प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग वाला स्पेस टू द इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बूम है, डेटा सेंटर, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर, सेमीकंडक्टर, सोलार वाले सेगमेंट में, मतलब ये सब का जो प्रॉक्सी प्ले इज आपका पीईवी सेक्टर एंड ऑल्सो आपका केबल एंड वायर स्पेस, ठीक है, ये दोनों में
मेजर फर्क नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी उतना कोई आपको कैपिटल लगाने पड़ रहा है, वो भी B2B है, ये भी B2B बिजनेस है, वहाँ पे कंपटीशन बढ़ रहा है, अल्ट्राटेक भी आ रहा है वो सेक्टर में, तो वहाँ पे थोड़ा ओवर सप्लाई का रिस्क हो सकता है टेम्पररी। अभी यहाँ पे भी, बट देर इज स्टिल 2 to 3 years जब तक ग्रोथ विल कंटिन्यू फॉर देम, जब तक डिमांड डिमांड स्ट्रांग है, बट अभी डिमांड स्ट्रांग है एंड सप्लाई अभी तक उतना आया नहीं, अभी सप्लाई ग्रेजुअली बढ़ रहा है। चारों कंपनी को जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ऑल आर डूइंग केपेक्स इन देयर स्पेस, ठीक है, सब सब कंपनी केपेक्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक भी कंपनी बोल रहा है कि हमें डिमांड नहीं लग रहा है, ऑल आर डूइंग केपेक्स, सबको डिमांड लग रहा है, सबका ग्रोथ आ रहा है। बट अभी अगर आपके क्या बोल सकते हैं, आपके ये जो कंपनीज है, ठीक है, अगर उसने केपेक्स करना बंद कर दिया है, पेंट कंपनीज हो गए, आपके ऑयल एंड गैस कंपनीज हो गए, पोर्ट जो चला रहे हैं, एयरपोर्ट्स हो गया, वेयर हाउस चला रहे हैं, अगर उसमें अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो उनका क्या बोल सकते हैं, इट विल कॉज ओवर सप्लाई। तो ये एक बिगेस्ट रिस्क है। अभी लेट्स डिस्कस कंपनी कॉल्ड इंटरैक्ट बिल्डिंग सॉल्यूशन। अभी ये इट इज़ द सेकंड अगर देखो सेकंड बिगेस्ट कंपनी है कर्बीज के बाद। एंड इनका कैपेसिटी देखो, कैपेसिटी वाइज उनका कैपेसिटी 1,61,000 मेट्रिक टन्स का कैपेसिटी है और प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग, स्टील बिल्डिंग्स बनाने के लिए। एंड इनका FY 2025 में दे हैड अ रेवेन्यू ऑफ अराउंड 1450 करोड़ के आसपास। एंड दे आर ऑपरेशनलाइज फ्रॉम अराउंड लास्ट 30-40 ईयर्स से काम कर रहे हैं। एंड उनका रिपीट ऑर्डर्स इज अराउंड 82%। तो ये बोलता है उनका स्ट्रेंथ कि अगर 100 कंपनी अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट दे रहे, उसमें से 82 कंपनीज है जो फिर से उनको ऑर्डर दे रहे, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। ऑल्सो इनका देखो तो दे हैव अराउंड 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, ठीक है। तो दो उनके उत्तराखंड में 2 फैसिलिटी, 2 फैसिलिटीज आर इन तमिलनाडु एंड वन इज इन आंध्र प्रदेश। एंड और एक उनका एक आंध्र प्रदेश में फैसिलिटी आ रहा है, ठीक है, फेज 2 विच विल बी। एंड और एक उनका आंध्र प्रदेश में एक फैसिलिटी आ रहा है एंड कीचा करके जो जगह है विच इज इन उत्तराखंड, ठीक है। तो 2 जगह उनका कैपेसिटी आ रहा है विच विल स्टार्ट फ्रॉम Q2, मतलब ये क्वार्टर से, तो मतलब जब मैं वीडियो बना ऑलरेडी वो स्टार्ट हो गया होगा। तो वो फैसिलिटी जो ऑपरेशन में होगा, तो दिस इज द केपेक्स, वन ऑफ द केपेक्स। तो उनका कैपेसिटी 1,60,000 से 2 लाख मेट्रिक टन पर एनम का हो जाएगा। एंड उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी अराउंड 84% के आसपास का उनका करंटली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। तो ये भी बढ़िया है। एंड और एक उनका देखो तो हैवी स्टील स्ट्रक्चर्स, तो वो बोल रहे हैं आगे जाके 2-3 साल के बाद इट कैन बी बिगर देन द प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग वाला सेक्टर एज वेल। तो उनका अभी तक उतना कोई खास प्लान नहीं है, बट उन्होंने बोला है ये सेक्टर भी हम लोग एक्सपांड करने वाले हैं, हेवी स्टील स्ट्रक्चर्स का। एंड गुजरात में भी वो फैसिलिटी एक्सपांड करने वाला है, बट उसका अभी तक कोई उतना खाली प्लानिंग ही चालू है। तो एक्सपांड तो करने वाला है, ग्रीन फील्ड, वो तो ग्रीन फील्ड रहेगा। तो इंटरैक्ट का ये हो गया कैपेसिटी का बात। अभी ग्रोथ देखो, इंटरैक्ट का ग्रोथ आया 26% इन Q1 ऑफ FY 2026। इबिटा में ग्रोथ है अराउंड 18% के आसपास, 17%। एंड पैट में ग्रोथ आ अराउंड 40%। तो पैट मार्जिन भी एक्सपांड हो गया, 7.5% हो गया, वो 6.7 ऑन अ YOY बेसिस। तो यहाँ पे देखो इंडस्ट्रियल वाला जो सेगमेंट है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 81% ऑफ द रेवेन्यू। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो सेगमेंट है इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 17%। एंड जो अदर्स है दैट इज अराउंड आपका 2%, 2-3%। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेगमेंट में आपका एज आई टोल वो कौन सा वाला सेगमेंट है, डेटा सेंटर वाला, वेयर हाउसिंग वाला, वो वाला सेगमेंट हो गया। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में कोई आपको प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करना है, कोई फैक्ट्री बिठाना है, कोई टेक्सटाइल यूनिट बिठाना है, वो वाला फैसिलिटी हो गया। कोई पेंट का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ना है, उनका क्लाइंट्स भी देखो तो दे हैव क्लाइंट्स लाइक एशियन पेंट हो गया, बर्जर पेंट हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ये सब उनके क्लाइंट्स हैं। ऑर्डर बुक देखो एज ऑफ 31 जुलाई FY 2025 इट स्टैंड्स एट अराउंड 1,700 करोड़ का ऑर्डर बुक है। उनका कस्टमर्स देखो मेजरली 27% जो कस्टमर्स है ऑर्डर बुक के इट कम्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल। फिर रिन्यूएबल वाले सेक्टर से अराउंड 38% है, ईवी वाले सेक्टर से अराउंड 27% है। तो लाइक टाटा मोटर्स हो गया, अमारा राजा बैटरी हो गया, एक्साइड इंडस्ट्रीज हो गया, एथर हो गया, ये सब उनके ईवी वाले सेगमेंट से आते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो वाले, ईवी ऑटो वाले सेगमेंट से आते हैं। तो डिमांड भी अच्छा है, तो 1,700 करोड़ के आसपास का उनका ऑर्डर बुक है। एंड वो यूजुअली उन्होंने बोला ये एग्जीक्यूट हो जाएगा इन द नेक्स्ट 10-12 महीने में एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। मतलब नेक्स्ट 1 ईयर के आसपास ये पूरा ऑर्डर बुक विल बी कन्वर्टेड इनटू योर रेवेन्यू। ऑल्सो
एज आई टोल्ड, वो आंध्र प्रदेश में उनका जो फैसिलिटी जो बेटर है, एंड एक कीचा लाइन इंडिया उनका साउथ में जो जगह है, तो टोटल कैपेसिटी उनका 2 लाख मेट्रिक टन हो जाएगा। ऑल्सो उनको दे हैव गॉट अ सिंगल ऑर्डर, ठीक है, ऐसा बहुत रेयर होता है इंडस्ट्री में कि एक ही कंपनी को ऑर्डर मिला है, दैट इज वैल्यूड मोर देन 300 करोड़, ठीक है। तो दे हैव सिंगल, नहीं इधर पहले तो होता था दिस ऑर्डर वुड बी, जो अगर आप 4-5 साल पहले उन्होंने कंपनी के कॉन कॉल में बोला, इतना ऑर्डर, इतना हाई टिकट साइज का ऑर्डर किसी को मिलता नहीं है, जनरली मिलता नहीं है, अगर मिलता तो भी वो 2-3 कंपनी के बीच में स्प्लिट होकर मिलता था। तो अभी उनका दे आर अ केपेबल कंपनी, उन्होंने वो भी बोला, एंड डिमांड भी इतना अच्छा लग रहा है। ऑल्सो वो अभी इनका 100% जो रेवेन्यू आता है इट इज़ फ्रॉम डोमेस्टिक, इंडिया में ऑपरेशन करता है, वहाँ से रेवेन्यू आता है। तो दे हैव नाउ टाइड अप विद मोल्टेक टेक्नोलॉजीज करके कंपनी है, तो दे हैव टाइड अप फॉर एक्सपोर्ट के लिए जॉइंट वेंचर किया है, को आगे जाके वो एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट में अगर आप जाओ ना तो वहाँ पे आपको मार्जिन ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू इंडियन मार्केट्स में। एंड जिंदल के साथ तो टाइप किया है फॉर प्रोक्योरमेंट आपका रॉ मटेरियल विच इज स्टील, क्योंकि आपको स्टील से आपको बनाना है सब। एज आई टोल्ड, क्लाइंट्स कौन से, ग्रासिम हो गया, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ये सब उनका बड़े बड़े क्लाइंट्स है। क्या क्या बना है अभी तक कंपनी के, थोड़े प्रोजेक्ट्स भी देखो तो एयरपोर्ट बना है दिल्ली, दिल्ली का उनका टर्मिनल 3, ठीक है, दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 उन्होंने बनाया है बाई स्प्री इंजीनियरिंग स्टील बिल्डिंग्स। हॉस्पिटल बनाया है उन्होंने, फिर एक फूड प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बताया है, डेटा सेंटर बताया है। तो दीज आर सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट दे हैव करेंटली एग्जीक्यूटेड एंड डिलीवर्ड। अभी अपडेट देखते हैं उनका कॉन कॉल में क्या बोला कंपनी ने। अभी ये सब तो पहले का बात हो गया। कंपनी इज टारगेटिंग अराउंड 2500 करोड़ के आसपास का सेल्स बाय FY 28, तो दैट कम्स टू कैगर ऑफ अराउंड 20% कैगर फॉर नेक्स्ट 3 to 4 years, उन्होंने वो भी बोला। FY 26 के लिए करेंटली दे आर गाइडिंग टू ग्रो एट अराउंड 17.5%, तो 17.5% इज अ गुड नंबर। इंडस्ट्री का ग्रोथ इज अराउंड 10-12%। तो ये सब जो 4 कंपनीज कवर करने वाला हूँ उसमें से अभी तक खाली एक ही कंपनी का Q2 का रिजल्ट है, दूसरे 3 का वी डिस्कसिंग द Q1 का रिजल्ट, ठीक है। तो ग्रोथ गाइडेंस आपको लगे अराउंड 17.5, थोड़ा कम है, ये क्वार्टर तो उन्होंने 25% किया है। एंड कंपनी ने कॉन कॉल में वो भी बोला कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि भाई हमारा ये आराम से एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, तो मतलब 17% तो कंजर्वेटिव, बहुत ही कंजर्वेटिव गाइडेंस है उनका। केपेक्स 160 करोड़ का केपेक्स जो करने वाले हैं दिस ईयर, ऑलरेडी 40 करोड़ तो उन्होंने स्पेंड कर दिया Q1 में, रिमेनिंग 120 करोड़ आने वाले 4 क्वार्टर में स्पेंड होएगा। जो करेंटली मैंने बोला 5 फैसिलिटी है, 2 आर कमिंग अप, एक आंध्र प्रदेश का फेज 2 प्लस कीचा वाला जो फैसिलिटी, टोटल 20,000 का कैपेसिटी वहाँ पे आएगा, एंड विच विल बी ऑपरेशनलाइज फ्रॉम Q2, तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया होगा। एंड गुजरात में भी वो बता रहा है, बट वो अभी प्लानिंग ही चालू है, टाइमलाइन उसका प्रोवाइड नहीं किया है। मार्जिन में भी वो बोल रहा है करेंटली उनका जो मार्जिन था, EBITDA मार्जिन अराउंड 8.3-8.5% के आसपास, वो बोल रहे हैं अराउंड 10% के आसपास जा सकता है बाय एंड ऑफ FY 26। तो मार्जिन भी एक्सपांड हो रहा है, दैट इज ऑल्सो गुड। तो ये हो गया इंटरआर्क का बात। अभी जो सेकंड कंपनी है दैट इज पेनार इंडस्ट्रीज। अभी इंटरआर्क जो था ना दैट वाज 100% इनटू प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग वाला स्पेस, बट पेनार जो है उनका 2 सेगमेंट है, मेजरली 2 डिवीजन है, एक डाइवर्सिफाइड इंजीनियरिंग है और एक कस्टमाइज इंजीनियरिंग प्रोडक्ट जिसमें आता है आपका प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग। तो डाइवर्सिफाइड इंजीनियरिंग में अगर देखो क्या आ जाएगा, बॉडी इन वाइट आपका, अगर आप गाड़ी देखोगे, आपका कार देखो, उसका जो भी, अगर विदाउट इंजन विदाउट टायर कुछ नहीं, ठीक है, खाली उसका जो मेन स्केलेटन ऑफ द कार देखो, तो दैट इज कॉल्ड बॉडी इन वाइट, ठीक है। जो कोर आपका जो गाड़ी का जो ढांचा जैसा बोल सकते हैं, दैट इज आपका बॉडी इन वाइट ऑफ दैट कार, या तो वो भी बनाता है, ठीक है। फिर एक हो गया आपके रेलवे वैगन, मतलब ट्रेन के डब्बे, वो भी बनाते हैं। तो दे डायरेक्टली डोंट टाई अप विथ रेलवेज, तो रेलवे कंपनी के साथ डायरेक्टली नहीं टाइप करते हैं। रेलवे कंपनी जो होता है वो कोई ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर को ऑर्डर देता है, एंड ईपीसी कंपनी जो है वो देता है ऑर्डर टू पेनार टू मेक रेलवे वैगन। तो ट्रेन के डब्बे भी बनाता है, ट्यूब्स बनाता है, बॉयलर्स एंड हीटर्स बनाता है। तो ये हो गया उनका डाइवर्सिफाइड इंजीनियरिंग वाला डिवीजन। एंड दूसरा वाला डिवीजन कौन सा है, प्री इंजीनियरिंग स्टील बिल्डिंग वाला सेगमेंट, जहाँ पे भी उनको अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है, एंड ये एक्सपोर्ट भी करता है, ठीक है। तो ये कंपनी एक्सपोर्ट करता है, M&B भी एक्सपोर्ट करता है, एंड ईपैक का देखो तो 1-2% ही एक्सपोर्ट से आता है रेवेन्यू। इनके क्लाइंट्स देखो, गोदरेज हो गया, JSW हो गया, रिलायंस हो गया, L&T के साथ टाइप किया है। इनका ऑर्डर बुक करेंटली स्टैंडर्ड 780 करोड़
in India, and 53.1 million dollars, that comes to around 450 करोड़ के आसपास जो यूएस से आता है। तो नेट नेट अराउंड 1100 करोड़ के आसपास का उनका ऑर्डर बुक आ गया है टोटली फॉर उनका पीवी वाले डिवीजन से। तो ये भी अच्छा है। एंड ऑल्सो अभी उनका देखो तो इनका एक फैसिलिटी था रायबरेली में जो उत्तर प्रदेश में है। तो वहाँ पे उनको वो ऑपरेशनलाइज हुआ है, लास्ट एक क्वार्टर पहले ऑपरेशनलाइज हुआ है, स्टार्ट हुआ है। तो वहाँ पे भी उन्होंने जो कैपेसिटी बैठाया था वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी उनका बढ़ रहा है, ठीक है। तो 65% के आसपास था करंटली क्वार्टर 1 में, वो बोल रहे 70% हो जाएगा क्वार्टर 2 में, एंड एंड ऑफ क्वार्टर में, एंड ऑफ FY26 तक इट वुड रीच अराउंड 80% के आसपास। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है ऑन द ऑलरेडी उन्होंने जो लास्ट क्वार्टर जो केपेक्स किया, तो जो रिसेंटली अभी स्टार्ट हुआ था। तो दे हैव 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, और उनके पास एक फैसिलिटी है यूएसए में भी एक फैसिलिटी है एंड फ्रांस में भी एक फैसिलिटी, ठीक है। तो वहाँ पे भी एक फैसिलिटी होना, दैट इज अ गुड 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 फ्रॉम द कंपनी एज वेल, ठीक है। 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, एंड उनके वेयर हाउसेज भी है इन तमिलनाडु में एंड एक यूएसए में भी है। तो उनका अभी नंबर्स देखो तो रेवेन्यू में ग्रोथ है अराउंड 15% के आसपास, EBITDA में ग्रोथ है अराउंड 19%, EBITDA margin expanded to 11.1%, एंड पैट मार्जिन्स पैट में ग्रोथ है अराउंड 21% के आसपास का, ठीक है। अभी उनका करंटली देखूँ तो ग्रोथ तो मतलब बहुत ही अच्छा है। रेवेन्यू मिक्स देखूँ तो डोमेस्टिकली अगर देखूँ तो कंट्रीब्यूशन 77% कंट्रीब्यूशन आता है इंडिया से, एंड इंटरनेशनल अराउंड 23% है। तो यहाँ पे लास्ट क्वार्टर उनका EBITDA मार्जिन जो था तो दैट वाज अराउंड 10.7%, और वाई देखो तो 10.7 था, वो अभी 11.1 हो गया, एंड पैट मार्जिन भी एक्सपांड हो रहा है। तो बेसिकली ये क्यों एक्सपांड हो रहा है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे एक्सपोर्ट का फैसिलिटी का रेवेन्यू बढ़ेगा उनका ओवरऑल मार्जिन विल इम्प्रूव होंगे। एंड अपडेट क्या था कौन कॉल का, उन्होंने बोला है कि हाँ एज आई टोल्ड उनका रेवेन्यू का ग्रोथ, ठीक है, इट वुड बी हाई डबल डिजिट्स फॉर FY26। तो अराउंड 15 16 17 18% के आसपास का उनका रेवेन्यू का ग्रोथ आ सकता है फॉर FY26। एंड उनका रेटिंग भी अपग्रेड हो रहा है, तो दे आर एक्सपेक्टिंग अ रेटिंग अपग्रेड। तो जैसे रेटिंग अपग्रेड होगा तो उनका डेट टू इक्विटी जो उनको दे कैन बोरो एट अ चीपर रेट, एंड उनका डेट टू इक्विटी आगे जाकर थोड़ा कम भी हो सकता है, तो 0.6 0.7 टाइम्स हो सकता है डेट टू इक्विटी। एंड MNB इंजीनियरिंग करके एक कंपनी है, थर्ड कंपनी दैट वी विल डिस्कस। तो यहाँ पे MNB का देखो तो ये भी एक प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग वाले सेगमेंट से ही है। तो इनका भी देखो तो दे हैव इनका मेजरली दो दो डिवीजन है, ठीक है, एक फिनिक्स करके एंड एक प्रोफ्लेक्स करके। तो फिनिक्स वाला जो डिवीजन है दैट इज उनका प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग वाला, एंड प्रोफ्लेक्स वाला इज आपका सेल्फ सस्पेंडेड आपका रूफिंग वाला डिवीजन, ठीक है। तो ये वंदे भारत के ट्रेन जो होते हैं उसका जो डेपो होता है उसके ऊपर का रूफिंग देखते हैं, उसके ऊपर का थोड़ा या तो उनके जो पिट लाइन्स होते हैं, ठीक है, वंदे भारत ट्रेन के जो पिट लाइन्स है उसका उसके उसके ऊपर का भी रूफिंग, रेलवे स्टेशन के ऊपर का रूफिंग वो भी करते हैं। क्लाइंट्स कौन है, अडानी हो गया, बालाजी वेफर्स हो गया, अरविंद कंपनी जो है, अरविंद ग्रुप, वाघ बकरी वाला जो टी ग्रुप है, ठीक है, वो भी उनके क्लाइंट्स है। तो अच्छे खासे क्लाइंट्स है इनके। तो ये सेक्टर में अभी उनका देखो तो स्पेसिफिकली ये जो रूफिंग वाला जो डिवीजन है वहाँ पे आप देखो ये स्पेसिफिकली वन ऑफ द प्रॉब्लम है कि ये बर्ड्स का जो न्यूसेंस होता है, ठीक है, कोई एनिमल आए या नहीं, कबूतर तो आ ही जाता है, ठीक है, जहाँ जाओ आप, ठीक है। तो ये इसलिए उन्होंने स्पेसिफिकली देखो तो लीक प्रूफ तो हो ही जाता है, एंड ऑल्सो एलिमिनेट बर्ड न्यूसेंस। तो वो ऐसे शेप का बनाते हैं कि जहाँ पे वो पिजन सब बैठ नहीं पाते, तो ये अच्छा है। दूसरा हो गया उनका कैपेसिटी, दो कैपेसिटी है उनके, एक सानंद में गुजरात में और एक चेयार करके जगह है साउथ में, ठीक है। तो सानंद में अराउंड 72,000 MTPA का कैपेसिटी है, एंड चेयार में अराउंड 31,800 MTPA का कैपेसिटी है। तो सनंद वाला जो फैसिलिटी है दैट इज ओनली फॉर द प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग वाला स्पेस, एंड चेयर वाला इट इज़ फॉर प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग प्लस उनका रूफ वाला सेगमेंट, ठीक है, दोनों के लिए। अभी ऑल्सो एज आई टोल्ड उन्होंने 300 प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिलीवर किया फ्रॉम द रेलवे सेक्टर, वंदे भारत का डेपो बनाया है, ये हबली रेलवे स्टेशन बनाया है, ये पिट लाइन रोड जो मुंबई में वंदे भारत मुंबई का सेंट्रल पिट लाइन रोड उसके ऊपर का भी शेड या रूफ जो भी है उन्होंने बनाया है, ठीक है। तो कंपनी का मतलब मार्की क्लाइंट्स है, तो ये EPC कॉन्ट्रैक्टर से डायरेक्टली, ये दे डू नॉट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द रेलवे कंपनीज, बट ये रेलवे गवर्नमेंट के साथ नहीं, बट वो EPC कॉन्ट्रैक्टर के साथ टाइप करता है जो रेलवे कंपनी ने हायर किया है।
एंड उनके कस्टमर एज ए टोल अडानी ग्रुप हो गया, हल्दीराम हो गया, बालाजी हो गया, ये सब उनके बड़े कस्टमर्स है। रिपीट कस्टमर्स अगर देखूँ तो इट स्टैंडर्ड अराउंड 57% उनको रिपीट ऑर्डर्स मिलते हैं। मतलब अगर 100 कंपनीज के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उसमें से 57 कंपनीज उनको फिर से ऑर्डर देने आ रहे हैं। दैट इज ऑल्सो गुड। इसका ग्रोथ नंबर इन्होंने एक्चुअली वो बोला नहीं है, बट आई कैलकुलेट करके रखा है। तो उनका अगर देखो इनका सेल्स में ग्रोथ है अराउंड 69% के आसपास का, उनका रेवेन्यू में ग्रोथ है टॉप लाइन में। इबिडा में ग्रोथ है 107%, एट पैट में ग्रोथ है 158%। मतलब बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है उनको। एंड इबिडा मार्जिन 14% है, 14% है, 14.1%। लास्ट ईयर इट वॉज अराउंड 11.62%। एंड पैट मार्जिन 7.5 हो गया वर्सेज 4.95%। तो पैट मार्जिन एक्सपांड हुआ, एबिटा मार्जिन एक्सपांड हुआ, तो मतलब बहुत ही अच्छा उनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है। ठीक है, ऑर्डर बुक देखो उनका करंटली, ऑर्डर बुक जो है उनका करंटली ये जो नंबर्स है इट इज़ इन लैक्स, तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन करोड़। ठीक है, तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो करंटली उनका प्रोफ्लेक्स वाला डिवीजन एंड उनका एक फिनिक्स वाला डिवीजन है। ठीक है, प्रोफ्लेक्स वाला उनका जो था दैट इज अराउंड 209 करोड़ का इन इन इंडिया। ठीक है, डोमेस्टिकली। फिनिक्स वाला जो है उनका डोमेस्टिकली एंड एक्सपोर्ट भी है, जो पीईबी वाला सेगमेंट है उनका। तो फिनिक्स में डोमेस्टिकली अराउंड 510 करोड़ के आसपास का उनका ऑर्डर है, एंड एक्सपोर्ट में अराउंड 122 करोड़। तो नेट नेट देखो तो 623 करोड़ के आसपास का उनका ऑर्डर बुक है इन द फिनिक्स वाला डिवीजन। तो अराउंड 623 प्लस 210, 800-900 करोड़ के आसपास का उनका करंट ऑर्डर बुक है, विच विल बी एग्जीक्यूटेड ओवर द नेक्स्ट 8 to 10 मंथ्स। कॉन कॉल में क्या बोला कंपनी ने, दे आर गाइडिंग फॉर अ रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ अराउंड 25% प्लस फॉर FY26। तो ये जो तीन कंपनी जो अभी तक हमने डिस्कस किया, सबसे अच्छा गाइडेंस तो इनका लगा है। इबिटा मार्जिन भी वो बोल रहे हैं इम्प्रूव होगा, एज वो एक्सपोर्ट में बोल रहे हैं ग्रोथ आ रहा है। अभी आप बोलोगे कि यूएस में इनका ज़्यादा एक्सपोजर है, तो टैरिफ की वजह से उनको प्रॉब्लम नहीं हो रहा, क्यों? तो एक होता है आपका सेक्टोरल टैरिफ लगा था उनको जनवरी मार्च के अप्रैल मार्च के आसपास, तो उनको लग ही गया था। एंड उसके बाद वो 25% के आसपास था, एंड और 25% लगा उनको अगस्त के आसपास। तो उनको रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगा है। ठीक है, जो 25% दूसरे गरवारे हाईटेक फिल्म को लगा है उनको लगा है, बट इनको सेक्टोरल टैरिफ लगा है। तो सब कंट्रीज को लगा है वो सेक्टोरल टैरिफ, क्योंकि ये स्टील वाले सेगमेंट में, स्टील है इनका रॉ मटेरियल, इसलिए वो वाले सेक्टर को 50% लगा है। तो देन टू अगर देखूँ तो कंपनी अगर कंपनी का जो अगर देखूँ तो डिस्पाइट ऑफ दिस, अगर वो एक्सपोर्ट भी करता है, तो जो यूएस में जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है ये सेगमेंट में या जो सप्लायर्स है, देन टू उनका कॉस्ट इज स्टिल 25-30% चीपर है। ठीक है, तो मतलब इतना 50% टैरिफ ऐड करने के बाद भी दे आर एट अ चीपर प्राइस पॉइंट कंपेयर टू दे आर कॉम्पिटिटर्स। तो उन्होंने बोला हम लोग ने तो पूरा प्राइस पास कर दिया कस्टमर्स को, कस्टमर्स ही भुगतेंगे, हम लोग का कुछ उसमें प्रॉब्लम होने नहीं वाला है। तो ये तो उनको अच्छा किया कि उनको रियलाइजेशन में बढ़ जाएगा, क्योंकि उनका क्या बोल सकते हैं ओवरऑल ग्रोथ अच्छा आ सकता है, क्योंकि ये टैरिफ की वजह से आपका कॉस्ट, क्योंकि कंपनी के लिए कॉस्ट बढ़ जाएगा जो भी ऑर्डर दे रहा है। तो एक्सपोर्ट मार्जिन देखो 25-27% है, विच इज़ वेरी हेल्दी। डोमेस्टिक मार्जिन 10-11% के आसपास है, एंड वेटेड एवरेज अगर देखो तो इट वुड बिकम 13-14%। तो करेंटली 86% के आसपास उनका रेवेन्यू इंडिया से आता है डोमेस्टिकली, 14-15% वो एक्सपोर्ट से करता है। एज आई टोल्ड उनका जो दोनों फैसिलिटीज थे, एक उनका सानंद एंड दूसरा चेयर में, दोनों में 20,000 का कैपेसिटी एक्सपांशन आ रहा है। एंड दिस विल, एक फैसिलिटी गुजरात वाला जो सानंद वाला है, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम Q1 of FY27, मतलब 2-3 क्वार्टर बाद। एंड चेयर वाला जो फैसिलिटी है Q1 of FY28 में स्टार्ट होगा ऑपरेशनलाइज होना। ठीक है, काम तो चालू है वहाँ पे, तो ये भी कैपेक्स कर रहे हैं। एंड करेंटली गुजरात में कैपेसिटी जो पीईबी वाला सेगमेंट है, खाली पीईबी वाला जो सानंद वाला फैसिलिटी है, दैट इज यूटिलाइजेशन, उसका यूटिलाइजेशन इज अराउंड 75%, चेयर वाला अराउंड 50% के आसपास है। एक्सपोर्ट का गाइडेंस क्या है, एक्सपोर्ट एज वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो लास्ट ईयर उनका 65 करोड़ उनको खाली एक्सपोर्ट किया था, एंड वो बोल रहा है ये साल हम लोग 3x करेंगे हमारे एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो दैट कम्स टू अराउंड 200 करोड़ के आसपास का उनका एक्सपोर्ट हो जाएगा इन FY26। तो जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा उतना उनका मार्जिन भी एक्सपेंड होगा, करेक्ट? तो ये भी अच्छा है। एंड द लास्ट कंपनी दैट इज ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अभी इनका 1 महीना भी नहीं हुआ उनका IPO आते हैं, तो ये बहुत ही छोटा कंपनी है, ये चारों कंपनी में से सबसे छोटा इनका साइज है। एंड दे हैव रेस्ड अराउंड 500-600 करोड़ के आसपास रेस किया है।
उसमें 300 करोड़ का फ्रेश इशू था एंड जो रिमेनिंग 250 करोड़ उनका ऑफर फॉर सेल था। तो जो 300 करोड़ जो रेस किया था उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है हमारा 160 करोड़ के आसपास उनका केपेक्स का खर्च है। तो ये भी केपेक्स कर रहे हैं, मतलब चारों कंपनी केपेक्स कर रहा है। तो कोई ऐसे पागल थोड़ी है कि खाली केपेक्स ही करेगा, उनको डिमांड दिख रहेगा तो ही वो केपेक्स करेगा, राइट। तो ये राजस्थान में केपेक्स कर रहा है, दैट वुड बी अराउंड 102 करोड़ के आसपास का केपेक्स। एंड एक उनका आंध्र प्रदेश में जो फैसिलिटी है वो वहाँ पे केपेक्स कर रहे हैं। तो ये दो दो जगह पे उनका केपेक्स कर रहे हैं एंड ये डेट भी रीपे कर रहे हैं। तो अराउंड 7 करोड़ के आसपास का उनका डेट रीपेमेंट है एंड अराउंड दूसरा जो 70 करोड़ के आसपास का उनका डेट का रीपेमेंट है एंड दूसरा 70 करोड़ उनका जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया उनका जो फ्रेश इशू था उसका डिस्क्रिप्शन, क्या कहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। अभी इनका दो सेगमेंट है, ये प्योरली पीईबी वाले सेगमेंट में नहीं है, ये एक सैंडविच इंसुलेटेड पैनल भी बनाते हैं। क्या हो गया वो, उसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। दो मेटल्स होता है, दो मेटल के मटेरियल, उसके बीच में एक फॉइल, उसके बीच में एक क्या बोल सकते हैं, एक पैनल जैसा लगता है विच इज़ फोम मटेरियल होता है, फोम वाला मटेरियल। ईपीएस करके जो उसका फुल फॉर्म कुछ इपॉक्सी कुछ अलग है, प्रीस्टरीन कुछ नाम है, ठीक है, नाम पे नहीं जाता है। तो एक फोम जैसा मटेरियल होता है, थर्मोकॉल जैसा मटेरियल होता है, वो यूज़ होता है विच इज स्पेसिफिकली फॉर आपके साउंड इंसुलेशन, साउंड प्रोटेक्शन, आपके फायर इंसुलेशन को, ये सब के लिए काम आता है। तो इनका वो भी सेगमेंट है। ऑल्सो अभी इनका ईपैक का अगर देखो तो ये जो एज आई टोल्ड वो सैंडविच वाला ये जो सैंडविच इंसुलेटेड पैनल जो है, तो ये दो आउटर मेटल शीट्स होते हैं, उसके बीच में एक इनर इंसुलेटिंग कोर जो होता है, दैट इज मेड अप ऑफ आपका ये ईपीएस करके एक मटेरियल होता है। तो ये बेसिकली कोल्ड स्टोरेज में यूज़ होता है, फूड इंडस्ट्री में यूज़ होता है, तो जहाँ पे लेयरिंग होता है वहाँ पे यूज़ होता है ज़्यादा। एंड एज आई टोल्ड प्रीफैब वाला तो उनका जो पीवी वाला सेगमेंट है। अभी इनका ग्रोथ कंपेयरिंग टू ऑल द कॉम्पिटिटर सबसे अच्छा है इन दिस स्पेस। तो दे हैव ग्रोन बाय अराउंड 6 टाइम्स ऑफ द इंडस्ट्री का ग्रोथ, जो 8-9% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है, दे हैव ग्रोन अबाउट 6 टाइम्स, क्योंकि साइज भी छोटा था। तो एक बेनिफिट वहाँ पे आता है उनको। दूसरा एज आई टोल्ड, हाँ देखो ये ऐसा लगता है आपका ईपीएस पैकेजिंग, ठीक है। ये फोम जैसा मटेरियल होता है वो यूज़ होता है। एक प्री इंजीनियरिंग स्टील बिल्डिंग तो ये प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर, तो ये दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट दे मेक। ये सैंडविच इंसुलेटेड पैनल्स जो है एंड इसके बीच में ही लगता है आपका ये जो आपका थर्मोकोल जैसा मटेरियल, ईपीएस पैकेजिंग वाला सेगमेंट। तो मेनी थिंग्स दे मेक, ठीक है। आपके डोर्स भी बनाते हैं, आपके विंडोज हो गए, आपके रूफ्स हो गए, बहुत सारे सेगमेंट में प्रेजेंट है करंटली। इनके पास देखो तो 4 एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ है। दो फैसिलिटी है उनके साउथ में आंध्र प्रदेश में एंड एक फैसिलिटी है उनका इन राजस्थान जो अभी एक्सपांड होने वाला है, बढ़ाने वाला है। 4 है वैसे तो, दो ग्रेटर नोएडा में, दो दो आंध्र प्रदेश में एंड एक बढ़ाने वाला है राजस्थान में, ठीक है। दैट विल बी ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन। एंड ये साउथ में जो करने वाले आंध्र प्रदेश में, दैट विल बी ब्राउनफील्ड। ब्राउनफील्ड मतलब एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में और कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं। ग्रीनफील्ड मतलब नया पूरा बैरन लैंड पे, नया जगह पे बना रहे कैपेसिटी। तो पीबी का कैपेसिटी इज अराउंड 1,33,000 MTPA का कैपेसिटी है एंड ये सैंडविच पैनल का कैपेसिटी इज अराउंड 13,10,000 का स्क्वायर मीटर्स का बना सकते हैं। अभी यहाँ पे कैपेसिटी कितना ऐड कर रहा है वो देखते हैं, ठीक है। तो पीवी वाला जो कैपेसिटी है, दे आर एडिंग अराउंड 37,000 MTPA का कैपेसिटी और ऐड कर रहे हैं। एज आई टोल्ड 25,000 प्लस 11,000 का कैपेसिटी टोटल ये जो पीवी वाले सेगमेंट में, तो अराउंड 37 और ऐड करें तो इट कैन गो टू अराउंड 170,000 MTPA का कैपेसिटी जा सकता है। एंड ये जो सैंडविच इंसुलेटेड पैनल वाला जो डिवीजन है, वो अराउंड मोर 16 लाख के आसपास ऐड कर रहे हैं, मतलब मोर देन 100% का कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं। तो 13 लाख से वो सीधा 29-30 लाख हो सकता है आपका स्क्वायर मीटर्स के आसपास। तो ये हो गया उनका कैपेसिटी का। तो कैपेसिटी यहाँ पे भी ऐड हो रहा है। ऑर्डर बुक एज आई टोल्ड, तो 920 करोड़ के आसपास का उनका ऑर्डर बुक है। तो कहाँ से ऑर्डर आया, कंपनीज लाइक प्रीमियर एनर्जीज हो गया, रेजॉन करके हो गया, वो भी सोलर वाले मॉड्यूल वाले सेगमेंट में प्रेजेंट है, रॉयल एनफील्ड हो गया, वहाँ से उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं।
एंड इनका अभी ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन टाइम दे हैव टोल्ड 8 महीने के आसपास है, तो बहुत ही शॉर्ट टेन्योर का ऑर्डर होता है। तो ये पूरा ऑर्डर आई थिंक इट विल बी एग्जीक्यूटेड 900 हज़ार करोड़ के आसपास, ये साल के एंड तक एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। क्लाइंट्स कौन है जिससे उन्होंने काम किया पहले? जेके टायर हो गया, रिलायंस ग्रुप, गोदरेज ग्रुप, ये असाई इंडिया ग्लास, ठीक है। आपके कार के जो विंडो होते हैं मोस्टली मारुति के गाड़ी के दे आर मेड फ्रॉम ये असाई AIS करके जो कंपनी है उससे बने होते हैं। फिर हायर हो गया, सफारी हो गया, ये सब के साथ टाइप किया है। इसका ग्रोथ अभी देखो, तो करंटली इनका Q2 का, इसका Q2 का नंबर है, ठीक है। दूसरे सबका वी वर डिस्कसिंग Q1 का नंबर, इनका अभी रिसेंट नंबर है, इसलिए मैं ये सेक्टर में अच्छा खासा रिसर्च करने लगा था। तो Q2 का अगर नंबर देखो तो 62% के आसपास का उनका ग्रोथ है इन Q2, तो दैट इज फिनोमिनल। एंड H1 वर्सेज लास्ट ईयर H1 ग्रोथ है अराउंड 36%। EBITDA में ग्रोथ आया अराउंड 75%, Q2 वर्सेज लास्ट ईयर Q2। मार्जिन में भी तगड़ा एक्सपेंशन भी आया, ठीक है, 11.5 हो गया वर्सेज 10.7 ऑन अ YOY बेसिस। एंड H1 वर्सेज लास्ट ईयर H1 46% के आसपास का ग्रोथ है। एंड पैट में भी सॉलिड मार्जिन एक्सपेंशन विथ ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है। तो 104% का उनका पैट में ग्रोथ है। एंड लास्ट ईयर H1 वर्सेज H1 फिर 64% के आसपास का ग्रोथ है। इनका रिटर्न रेशियोज भी स्ट्रॉन्ग है, 24-25% का उनका ROE नंबर्स है। कैश फ्लोज भी इंप्रूव हो रहे हैं, डेट भी कम है, ठीक है, वो उन्होंने पे भी किया, तो उनका फाइनेंस कॉस्ट भी आगे जाके कम हो सकता है, तो पैट मार्जिन में भी ओवरऑल इंप्रूवमेंट आ सकता है। एसेट टर्नओवर रेशियो भी दे आर टेलिंग कि जो 4.5 4.7 था दैट कैन गो अप टू अराउंड 6-6.5 टाइम्स। तो इससे आपका ROE नंबर्स भी इंप्रूव होंगे, क्योंकि आपका ROE का फॉर्मूला होता है आपका पैट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय एसेट टर्न्स इनटू लेवरेज, करेक्ट। अभी इनका गाइडेंस देख लेते हैं, ठीक है। करंटली दे आर द वन जो सबसे अच्छा गाइडेंस इनका है, ठीक है। आफ्टर MNB सेकंड आता है, इनका सबसे अच्छा गाइडेंस है, तो 30-35% का कैगर का ग्रोथ का गाइडेंस दे रहा है फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली ये साल, फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स दे आर गाइडिंग टू ग्रो एट ओवर 30-35%, फास्टेस्ट अमंग ऑल द कंपनीज। EBITDA मार्जिन का बोला है 10.5 to 11.5% स्टेबल रहेगा यार, उन्होंने बोला कंजर्वेटिव है थोड़ा, बट आगे जाके इम्प्रूव होगा। मार्केट शेयर वो बोल रहा है दे आर गोइंग टू पेनिट्रेट मोर एंड दे आर इंक्रीजिंग, दे आर गाइडिंग टू दे आर एमिंग टू बिकम द डबल डिजिट में जाना है 10% के आसपास, जो भी 5% के आसपास है इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो मतलब ये बहुत ही बढ़िया गाइडेंस है फ्रॉम द मार्केट शेयर परस्पेक्टिव एज वेल। एंड दे आर टेलिंग हम लोग इजीली आउट परफॉर्म करके नॉट ओनली द इंडस्ट्री बट उसके कॉम्पिटिटर्स भी, इंटरआर्क को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, पेनार को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, एंड MNB को भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था उनका बात। एक्सपोर्ट भी इनका अभी तक खाली 2% आता है एक्सपोर्ट से अभी, एंड वो एक्सपोर्ट भी कहाँ पे करता है, नॉट इन US बट इन द मिडल ईस्टर्न एशियन कंट्रीज हो गए, या तो आप यहाँ पे जो डोमेस्टिक नेबर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, श्रीलंका को, बांग्लादेश को, उनको एक्सपोर्ट करते हैं। ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन टाइम एज ए टोल्ड इट इज अराउंड 8 मंथ्स। अभी यहाँ पे ये सब तो हो गया उनका चारों कंपनी का इन डेप्थ एनालिसिस। अभी देखते हैं उनके वैल्यूएशन क्या चल रहा है, ठीक है, क्या पीयर टू पैनल देखते हैं, पीयर टू पीयर उनका वैल्यूएशन में कैसा लग रहा है। तो करेंटली अगर देखूँ 4 कंपनी जो लिस्टेड है, वी विल फाइंड द पेग रेशियो, ठीक है, पेग रेशियो के पर्सपेक्टिव से देख देते हैं, एंड पी रेशियो 1 ईयर फॉरवर्ड पी एंड पेग कैलकुलेट करेंगे। इंटरआर्क का क्विकली अगर देखें तो लास्ट ईयर हम लोग का उनका सेल्स था अराउंड 1400 करोड़ के आसपास, पैट इतना था, अभी करंटली मार्केट कैप इतना है। पी रेशियो आपको 1 ईयर फॉरवर्ड पी कैसे निकालना है, आपको यू हैव टू फाइंड द एक्सपेक्टेड अर्निंग्स, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर FY26 कैसे कैलकुलेट करना है। उनके जो गाइडेंस दिया है, ठीक है, उन्होंने गाइडेंस दिया है टू ग्रो बाय अराउंड 17.5%, तो बेस के सिनेरियो लेते हैं 17.5% के आसपास ग्रोथ आता है विद पैट मार्जिन ऑफ अराउंड 7.5%। तो FY26 के सेल्स होते हैं उनके 1700 करोड़, एंड पैट आ जाता है उनका, पैट आ जाता है 120 करोड़, 127 करोड़। तो करंट मार्केट कैप 3400 डिवाइड बाय 127 आप करोगे, आपको 26 का पी मिलेगा फॉर कंपनी दैट इज ग्रोइंग एट 17.5। तो पेग रेशियो आता है 1.45 टाइम्स। पेग रेशियो जनरली अगर आपका 1.5 के आपको नीचे मिला तो दैट इज अ गुड डील। तो इनका बेस के सिनेरियो ले लिया हम लोग ने, उनका पेग में आ रहा है अराउंड 1.4 टाइम्स। पेग आई ऑल्सो लुक एट पेग विद रिस्पेक्ट टू सेल्स ग्रोथ, क्योंकि अगर एक कंपनी में सेल्स ग्रोथ आ रहा है तो अभी नहीं तो कभी तो आगे जाके उनको अर्निंग्स में भी ग्रोथ आ ही जाएगा। क्योंकि अगर खाली पेग रेशियो अगर आप देखो तो कंपनी, थोड़े कंपनी होते हैं जो खाली अपने कॉस्ट बचा के भी आपका ग्रोथ बता देते हैं अर्निंग्स में,
या तो टॉप लाइन में उनका उतना कुछ खास ग्रोथ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं सेल्स ग्रोथ के रिस्पेक्ट से भी आपका देखता हूँ आपका पी रेशियो, ठीक है। तो पी विद रिस्पेक्ट टू सेल्स ग्रोथ। तो ये हो गया उनका बेस केस। तो ये आप मतलब जितना नंबर आप खींचोगे, अगर आप मार्जिन 8% कर डालते हो और ग्रोथ 20% कर डालते हो, तो आपका पैग रेशियो कम हो जाएगा। तो दैट इज लॉजिकल, क्योंकि अगर आप आपका डिनोमिनेटर आप एक्सपांड कर रहे हो तो आपका ओवरऑल नंबर कम हो जाएगा। तो ये था इंटरआर्क का 1.45 टाइम्स के आसपास आप बेस सिनेरियो लेते हुए, जो उनके गाइडेंस के हिसाब से। अभी पेनार का भी सिमिलर ही ले रहा हूँ मैं। पेनार का 4% के आसपास का पैट मार्जिन क्यों बनता है? क्योंकि उनका इंटरेस्ट कॉस्ट हाई है, ठीक है। उनका डेट अच्छा खासा है, ठीक है, 0.7 0.8 टाइम डेट है। तो इसलिए उनका इंटरेस्ट कॉस्ट अराउंड 4.5% के आसपास का उनका इंटरेस्ट पे खर्चा आता है। तो इनका मार्जिन उतना बनता नहीं है, ठीक है। तो इनका पैट में अगर अगर इफ यू एज्यूम 17.5% ग्रोथ इन द टॉप लाइन, तो पी रेशियो आता है 1 ईयर फॉरवर्ड 22 के आसपास। पेग आता है 0.8 टाइम्स एंड पेग विद रिस्पेक्ट टू सेल्स ग्रोथ आता है 1.2 टाइम्स। तो पेन्नर और इंटरआर्क में अगर देखूँ, अगर ग्रोथ दोनों का सिमिलर है, सेम है, तो आई वुड प्रीफर मोर ऑफ पेनार, क्योंकि उनका पैग रेशियो थोड़ा कम आ रहा है कंपेयर टू इंटरआर्क। दोनों का ग्रोथ सिमिलर ले रहा हूँ 17.5 और लास्ट वाला का भी 17.5। उसके बाद अगर हम देखें तो एम का अगर देखो, तो इट इज़ अराउंड 25% का गाइडेंस दिया एंड 7.5% का पैट मार्जिन। तो इसका अच्छा खासा ग्रोथ है जो उनके गाइडेंस के हिसाब से अगर देखूँ तो यहाँ पे अर्निंग्स उनका पैग रेशियो आता है 0.97 के आसपास। पैग विद रिस्पेक्ट टू सेल ग्रोथ 1 के आसपास आता है। तो ये मुझे थोड़ा बेटर लगता है कंपेयर टू द अबाउट टू वंस। बेस केस सिनेरियो का बात करूँ, बुल केस में तो आप मतलब यू कैन, आई विल शेयर द लिंक ऑफ द एक्सेल शीट, यू कैन प्ले अराउंड विद द नंबर्स। एंड सबसे अच्छा गाइडेंस आई थिंक इज ऑफ ईपैक प्रीफैब, जो मिनिमम उन्होंने बोला 30-35% के आसपास का ग्रोथ। एंड अगर वो उसको आउट परफॉर्म भी करता है तो बुल के सिनेरियो भी ले सकते हो। तो 35% का टॉप लाइन का ग्रोथ विथ अराउंड 6.5% का स्टेबल मार्जिन, पैट मार्जिन। तो उनका पैग रेशियो तो आप देखो 0.1 के आसपास आ रहा है एंड विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स ग्रोथ अगर देखो तो इट इज अराउंड 0.35 टाइम्स। तो मतलब सबसे अच्छा कंपनी इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन एज ऑफ क्वार्टर टू। अभी तक तो दूसरे सब कंपनी का क्वार्टर टू का नंबर आया नहीं, ठीक है। हमने क्वार्टर टू देखा है ईपैक का दूसरे सबका हम क्वार्टर वन का ही नंबर देखे थे। पहले ईपैक का तो तब तक तो ये लिस्टेड नहीं था, उनका ग्रोथ तब एक मतलब 10-12% के आसपास ही आया था। तो हमें देखना पड़ेगा दूसरे सब कंपनी का कैसा ग्रोथ आता है। तो ये ओवरऑल स्पेस में ग्रोथ अच्छा है, सबका गाइडेंस भी अच्छा है। ये सेक्टर में टेलविंड्स है एंड ये अगले 2-3 साल तक तो ये टेलविंड रहेगा, जब तक ओवर सप्लाई का ऐसा सिचुएशन होता नहीं एंड जब तक प्राइवेट केपेक्स बढ़ता है एंड ये गवर्नमेंट का जो केपेक्स है वो बढ़ता है। तो ठीक है, मतलब इतना ही रखता है, बहुत ही बड़ा वीडियो हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट्स